आपके मालूमात के लिए मैं भी रमज़ान में 1-2 रोज़े रखता हूँ। बहुत खूब। मैं भी रखता हूँ, मैं भी मानता हूँ, मैं भी दरगाह पर जाता हूँ, मैं भी सवारियाँ जो रहती है उसको भी मानता हूँ। मैं किसी धर्म के या किसी समाज के खिलाफ़ नहीं हूँ। रमज़ान ये पवित्र महीना है। है रहबर A4U टीवी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है औरंगाबाद शहर के एक्स मेयर नंद कुमार घोडेले साहब। साथ में हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट खिजर पटेल साहब। ये दोनों का तारुफ मैं नहीं समझता कि शहर औरंगाबाद को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको अहवानों में तो नजर आएंगे, साथ ही साथ जब कोरोना का शुरुआती काल था तो ये फर्स्ट रॉ के कोरोना वॉरियर के तौर पर आपको नजर आए थे। चाहे नंद कुमार घोडेले साहब की बात की जाए, चाहे खिजर पटेल साहब की बात की जाए। जब एक पूरे औरंगाबाद के अंदर एक डर का माहौल था, कहीं से एक पेशेंट निकल के आ जाता था तो पुलिस की गाड़ियों का एक वहां पर अमला वहां पर मौजूद होता था, एम्बुलेंसें वहां पर मौजूद होती थी, लोग पीपीटी किट के अंदर वहां पर मौजूद होते थे, लेकिन एक आदमी जो तो नेहरू कुर्ते पैजामे में वहां पर नजर आता था और वो कोई और नहीं, वो नंद कुमार घोडेले साहब होते थे। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी है। नंद कुमार घोडेले साहब, मैं तमाम बातें करूं उससे पहले मैं चाहूँगा आप अपना मुख्तसर पॉलिटिकल जो आपका करियर है उसके ताल्लुक से बताएं। सबसे पहले तो मैं रहबर A4U इस टीवी चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित ही ये चैनल सभी शहरवासियों की दिल की धड़कन बन जाएगा अपने न्यूज़ के माध्यम से। एक अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत मैंने जब जानकारी ली तो 2 महीने पहले जबकि कोरोना की शुरुआत सेकंड फेज़ जो था उसकी शुरुआत हुई और इस दौर में आपने चैनल शुरू किया। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया। मैं हमारे मित्र जमीर कादरी साहब, आप और हमारे कमर नाज साहब, इनका भी तहे दिल से इनका अभिनंदन करता हूँ और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देकर आपने एक बात कही, पॉलिटिक्स जिसको हम राजकारण कहते हैं, एक समाजकारण अलग है, राजकारण अलग है। जब कोरोना का दौर शुरू हुआ पिछले साल फरवरी महीने में, आज उसको 14 महीने हुए। जब शुरुआत हुई हम सभी पॉलिटिकल लीडर्स, सभी सोशल वर्कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर हमने काम किया। जब हमारी बॉडी थी, हमारे मित्र जमीर कादरी साहब का एक्स अपोजिशन लीडर कारपोरेटर बोल के इनके एरिया में मैं समझता हूँ दूसरा पेशेंट जब आपने पाया कोरोना का, तो खुद जमीर कादरी साहब वहाँ पीपी किट डालकर खड़े थे, अपनी जान की परवाह नहीं की। हमारा एक मित्र पठान साहब थे शायद उनका नाम, उनके मकान में जब उनका बच्चे का पॉजिटिव मिला तब हम सभी लोग वहाँ डट कर काम कर रहे थे। नहीं, हमने काम किया। जब एक कोरोना का डर था, कोरोना से इतने डर रहे थे उस एरिया में, आरिफ कॉलोनी, ये पूरे एरिया में मैंने 1 किलोमीटर कि हमने पूरा पेरीफेरल एरिया हमने उसको पूरा लॉक किया, वहाँ के लोगों को हर तरीके से मदद की। आज मेरी पॉलिटिकल करियर जो है 25 साल की है। इस 25 साल में ऐसा दौर मैंने कभी नहीं देखा। कुर्सी पे बैठने के बाद में मेयर इस नाते से जब मैं कोरोना जिन लोगों को हुआ उनकी जब मदद कर रहा था, तो जैसा अभी बात हुई कुछ लोग कैसे मदद करते हैं, कुछ रिश्ते इतने गहरे हो गए और कुछ रिश्ते टूट गए। आज जिसको कोरोना हुआ घर के लोग भी उसको नज़दीक नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने जाकर उन्हें मदद की और निश्चित ही ऊपर वालों ने हमारे से इस प्रकार की सेवा कर ली, इस प्रकार से हमारी मदद हमारे हाथों से कर ली। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं, भाग्यवान समझते हैं कि हमें सेवा करने का मौका मिला। आज परिस्थिति आप देख रहे हैं बहुत ही अलग है। आज हर किसी के दिल में डर है और डर होना भी चाहिए। कोरोना से शरारत अच्छी नहीं। मैं भी क्या कहता था, जमीर कादरी साहब कहते थे कुछ नहीं, ये बीमारी से डरो मत और इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब हम भी पॉजिटिव पाए गए तब हमें लगा कि कोरोना से शरारत अच्छी नहीं है। जो पता है, जैसे मराठी में कहावत है, विषयाची परीक्षा नको,
ये जहर है और इसकी एग्ज़ाम हमने लेनी नहीं चाहिए। इससे कि पूरे जो निर्बंध है वो हमने पूरी तरीके से पालने चाहिए। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा, सैनिटाइज़र का वापर होगा और उसी पर मास्क लगाना होगा। ये सभी बातों का हमने इस अमल में लाना चाहिए। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि कोरोना पहले प्लेग का हमने सुना था, उसी प्रकार से कई बड़ी बीमारियों का भी बारे में हमने सुना था पूरे देश में, ये तो पूरे वर्ल्ड में। आज कोरोना के बारे में जब हम सुन रहे हैं, जब हमारे परिवार में कोई होता है तो हमें तो डर लगता है, लेकिन दूसरों के परिवार में जब कोई होता है तो निश्चित ही कुछ उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके लिए हम हरदम तैयार रहते हैं और निश्चित ही उसकी मदद करते रहे और करते रहेंगे। कुमार साहब, ये तमाम चीज़ें तो हम डिबेट में आगे लेंगे, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, मैं वो भी साथ में पूछता चलो। पहले मैं खिदर साहब से कहूँगा कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ दें ताकि हम इस बात को आगे बढ़ा सकें। मैं एडवोकेट खिजर पटेल वकीली के साथ कुछ सोशल वर्क भी छोटा मोटा कर लेता हूँ, बस वही मेरी पहचान है। आपकी पहचान तो मैं समझता हूँ अखबारात की सुर्खियों के अंदर खिजर पटेल ना हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे साथ क्योंकि आप जिम्मेदार लोग बैठे हुए, आप शहर के मेयर रह चुके हैं और जब आपका कार्यकाल यहाँ पर था, आपके कार्यकाल में ही कोरोना ने जो है तो दाखिल हुआ शहर के अंदर। तो हमने ये देखा था जब किसी एरिया के अंदर पेशेंट बढ़ जाते थे तो उस एरिया को जो तो ब्लॉक कर दिया जाता था, वहाँ के लोगों को कहीं जाना आना बंद कर दिया जाता था और वहाँ पर दवाओं का छिड़काव होता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन उससे ज़्यादा अब हमारे पास कोरोना के आंकड़े, लेकिन ये तमाम चीज़ें अब शहर में नहीं हो रही है। इसकी असल वजह क्या है? नहीं, जैसा पूरा आसमान फट गया है, कहाँ कहाँ उसको जैसा मराठी में कहते हैं आकाश फाटलं त्याला थिगळ कुठं कुठं लावणार। पूरा शहर ही, पूरे शहर में एक भी एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ कोरोना का पेशेंट नहीं है। पूरे शहर की बाउंड्री सील करना पड़ेगी। पूरे शहर के हर कोई एरिया आप देखते हैं, लिस्ट देखते हैं, कभी 1400, कभी 1500, कभी 1800। और डेथ ये कोरोना में और पिछले कोरोना में फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में फ़र्क ये है, पहले डेथ बहुत कम होती थी, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाती थी। लेकिन अभी हम जब डेथ रेशो देख रहे हैं तो खिजर पटेल साहब भी सोशल वर्क करते हैं, फील्ड पर रहते हैं, जमीर कादरी साहब रहते हैं, आप भी न्यूज़ के माध्यम से फील्ड पर रहते हैं। अभी 30 डेथ, 28 डेथ, 22 डेथ, अगर ये सब देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन भी अपने तरीके से कोशिश कर रहा है, सोशल वर्कर कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ बाउंड्री सील करेंगे, कहाँ कहाँ छिड़काव करेंगे, कहाँ कहाँ ये करेंगे। इससे ये कम्युनिटी स्प्रेड है, ये जिसको हम बोलते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड, जैसा कि पूरे इसमें समाज में सोशल जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी जिम्मेदारी बढ़ गई और सभी समाज में हर कोई घर ऐसा नहीं छूटा कि जहाँ पेशेंट नहीं है। हर घर में पेशेंट है, एक पॉजिटिव है, उसके साथ पूरे परिवार के जो भी 4, 5, 6, 7 है सभी पॉजिटिव है। इसलिए कहाँ कहाँ करेंगे प्रशासन भी, प्रशासन सरकार अपने तौर पे कोशिश कर रहा है, सभी अपने तरफ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको लिमिटेशंस है। इसीलिए पहले कोरोना में जो था और अभी के कोरोना में जो वर्किंग में जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, निश्चित ही संख्या में भी ज़्यादा है, डेथ में भी ज़्यादा है और निश्चित ही लिमिटेशंस आ गए हैं और जो जितने प्रकार से मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें हर एक ने अपनी जिम्मेदारी से यदि काम किया तो निश्चित ही कोरोना के साथ की हम जंग लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा भी मेरा मानना है और हम करना चाहिए। अच्छा, जब कोरोना बढ़ जाता है तो फिर ऐसे हालात के अंदर घाटी दवाखाने के अंदर जो साल भर पहले का निज़ाम था वही अब भी चल रहा है। हम अगर रोज़ाना अखबारात उठा के देखते हैं तो कभी डॉक्टरों के नाम पर लोग जो है तो परेशान है कि डॉक्टर मुहैया नहीं है, बेड मुहैया नहीं है, वेंटिलेटर मुहैया नहीं है। खुद जो है तो घाटी के डीन को अगर कोरोना हो जाता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाते हैं। तो ये वजूहत क्या है, हमारा ये फेलियर कहाँ है, मैं ये जानना चाहूँगा ख़ास तौर पर। नहीं, मैं घाटी के डीन मैडम का प्राइवेट अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे मुझे भी कोरोना होगा, मुझ पर भी कई आरोप लगाए गए कि नंद कुमार घोडेले के माध्यम से मेयर होते हुए एक मेल्ट्रॉन जैसा अच्छा अस्पताल है, तो इनका सरकारी जो व्यवस्था है उस पर विश्वास नहीं है क्या, ये आरोप मुझ पर भी लगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे किडनी की बीमारी है, मुझे हार्ट की बीमारी है, तो ये सभी अंडर वन रूफ खासगी अस्पताल में ही है। इसका कारण है, इसी के कारण
जैसे डीन मैडम ने भी कोई खाजगी अस्पताल में ट्रीटमेंट ली होगी, उसके पीछे भी यही रीज़न है। मैं स्वयं भी मल्टी जो बीमारियां हैं वो होने के कारण मैंने भी प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट ली। इसका ये मानना नहीं है कि हमारे सरकारी व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है, पूरा विश्वास है। नहीं तो कुछ लोगों ने कहा इनके पास पैसा है, ये अमीर है, ये प्राइवेट में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, गरीबों के लिए सरकारी व्यवस्था। ऐसा नहीं, सरकारी व्यवस्था भी खाजगी व्यवस्था प्राइवेट व्यवस्था से बहुत अच्छी है, लेकिन उसके कई अलग रीज़न होते हैं जिसके कारण अलग अलग अस्पताल में ट्रीटमेंट लिया जाता है। आपने दो बातें की, मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा कि अमीर और गरीब और खासगी दवाखाना और घाटी, लेकिन मैं घाटी के ताल्लुक से खिजर भाई आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप फील्ड पे हैं और ये जो बातें हैं हो सकता है मैं अखबार के जरिए कह रहा हूँ, लेकिन आप इसको जो है तो फील्ड पे रहते हुए बता सकते हैं। देखिए घाटी है ना, घाटी का अगर आप सेटअप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से मतलब आप पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे जो एमपी हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर जो है बहुत दिनों से डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस इन लोगों की भर्ती नहीं है। तकरीबन 850 लोग हैं। देखिए स्टाफ उतना ही है, आने वाले लोगों की पेशेंट्स की भीड़ ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करें? अगर समझो अगर 100 अगर डॉक्टर्स है वो 200 लोगों का इलाज कर सकते हैं और 500 लोग अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इलाज मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर ये है कि भाई जब आपको पता है कि 14 महीने से चल रहा है तो वो जो 850 की जो भर्ती है वो होनी चाहिए थी अब तक, बेड्स बढ़ने चाहिए थे अब तक, ऑक्सीजन के जो बेड है, ICU के बेड है, सबसे अहम जो है देखिए ना PM केयर है। 2020 में हम PM केयर की बात कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स देंगे, पैसा हुआ, इतना पैसा जमा हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन 2021 आने तक 2020 में PM केयर था और 2021 में नो केयर है। मतलब आप देखिए अंदर यहाँ पर इतने मामले बदल गए। तो अगर आप बेसिक फैसिलिटीज़ को नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। घाटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जैसा पिछले घोडेले साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन पॉलिटिक्स के बगैर समाज कारण है ही नहीं। समाज कारण और पॉलिटिक्स के लिए दो चीज़ें जो है मिक्स है। अब हम देखेंगे लास्ट 20 ईयर से जो है हमारे शिवसेना के हमारे यहाँ पर खैरे साहब थे, 20 ईयर से हम लोगों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन कितने बार उन्होंने इस बात के लिए आवाज़ उठाया है कि हमारे यहाँ पर ये जो है नौकरी जो वैकेंसीज है उसको भरनी चाहिए, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बढ़ानी चाहिए, बेड्स बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ाया है। पिछले 25 साल से हमारे पास कारपोरेशन के अंदर बीजेपी शिवसेना है, कारपोरेशन के जो मतलब छोटे हॉस्पिटल्स हुआ करते हैं, कारपोरेशन के अंडर जो काम करते हैं वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। आज अगर वो बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी बड़ी होती तो शायद हम लोग उसको कोविड हॉस्पिटल बना सकते थे, लेकिन आज वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फेल्यूर्स हैं और इसको हमको पॉलिटिक्स नहीं करते हुए भरना पड़ेगा। जैसा अब पिछले मतलब अभी 8 दिन पहले जो है अब घाटी वालों ने ये एडवर्टाइजमेंट दिया है कि 850 लोगों की जो भर्ती है वो अब शुरू हुई है। तो हो सकता है कि घाटी के अंदर जो इलाज है और वहाँ पर मिलने वाली फैसिलिटीज़ के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आए। होप सो ये वजह है। खिजर भाई ने जो बात कही कि पिछले खैरे साहब का यहाँ जिक्र हुआ, इम्तियाज़ जलील साहब जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका भी जिक्र हुआ। पहले जो देखते हैं आप घाटी कितनी छोटी थी, घाटी के ऊपर लोड कितना था, घाटी का एक्सपांशन आप देखते हैं इतना बड़ा हो गया। विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र से भी वहाँ पूरे लोग आते हैं। नहीं, आज कैंसर हॉस्पिटल ये निर्मित किसकी है? घाटी का एक्सपांशन किसका है? कारपोरेशन के जो 9 अस्पताल जो NUHM एक जमीर कादरी साहब के वार्ड में हुआ, ये किसी ने लाया सेंट्रल से? मैं पॉलिटिक्स नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब ने इशू उठाया जहाँ के एम्प्लॉय के बारे में, कुछ ऑफिसर्स की भर्ती के बारे में ज़रूर उठाया, अच्छी बात है, लेकिन खैरे साहब के माध्यम से नहीं हुआ। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। या ऐसा ये उसके नहीं, ये किसी प्रकार के एक दूसरे पर ब्लेम लगाने का टाइम नहीं है। किसी का फेल्योर, किसी का सक्सेस, ये एनालिसिस नहीं। खिजर साहब कौन फेल हुआ, कौन सक्सेस हुआ, ये विषय नहीं है। आज घाटी की आप बात कर रहे हैं, घाटी का एक्सपांशन निश्चित ही खैरे साहब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हुआ है। खैरे साहब ने कई मसले जो हल किए हैं और गरीबों के लिए घाटी है जैसा आपने कहा, लेकिन गरीबों के अलावा जो मीडियम क्लास के लोग हैं और कुछ अमीर भी लोग वहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं। और घाटी ये हमारी एक ऐसी ये है, एक अस्पताल है, मैं जैसे कहा कि पूरे आधे महाराष्ट्र के लोग वहाँ आते हैं।
ज़रूर। अगर आधे महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं साहब, तो महाराष्ट्र में हुकूमत भी आप ही की, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, तो इंतजाम भी आप ही को करने। रही बात, आपने कहा कि नूर हॉस्पिटल बन गया, फला फला इमारतें बहुत खड़ी है शहर में, लेकिन उसके अंदर सुविधाओं का मसला है, ये तमाम चीज़। आपने कहा कि भाई ठीक है, अमीर लोग जो है तो प्राइवेट दवाखानों में जा रहे हैं, चाहे आपने डीन की बात की, चाहे अपने आपकी खुद की बात की। इन दिनों औरंगाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा किल्लत जो है खून की और ब्लड डोनेशन कैंप पे हर शहर में चल रहे हैं, है ना। और अभी भी मैं एक ब्लड डोनेशन कैंप से आ रहा हूँ, पिछले 8 दिन से रोजाना ब्लड डोनेशन कैंप है। लेकिन जब वीआईपी घाटी में जाता नहीं है, तो वीआईपी के नाम का एक रिजर्व कोटा क्यों खून का अलग रखा हुआ है, वो घाटी फेंक देता है आखिर में, लेकिन आम आदमी को नहीं मिलता वो। घाटी की सिस्टम मुझे ब्लड बैंक की पता है। जिन संस्थाओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लिए होंगे उनको कार्ड दिए जाते हैं, वो कार्ड के रिप्लेसमेंट में उन्हें ब्लड की बोतल मिलती है, और निश्चित में एक अच्छी व्यवस्था है। वीआईपी के लिए रिजर्व कोटा किसी भी प्रकार का घाटी में नहीं है। अगर ये आप किसी प्रकार का मुझे सबूत देते होंगे तो निश्चित ही इसके बारे में हम आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कल एक एजुकेशन जो तो एक एनजीओ के ताल्लुक से एक एनजीओ के जिम्मेदार ने मुझे खास तौर पे बताया, जो शहर में सिर्फ ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। खैर, अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है, और आपने ये कहा है कि आप मुझे बताइए तो आप इस पर काम करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि वो एनजीओ के जिम्मेदार आपसे मिले और आपका कोऑर्डिनेट हो सके। दूसरी बात, कॉरपोरेशन में हुकूमत पिछले 25-27 साल से 28 साल से शिवसेना की है। शिवसेना के मेयर सबसे ज़्यादा वहाँ पर नंबर्स में वहाँ मेयर बन चुके हैं। शहर का देखते हैं कि हेल्थ सर्विसेज जो है, हेल्थ सर्विसेज के बारे में आप देखेंगे शहर में कॉरपोरेशन के माध्यम से हर एरिया में एक अच्छे स्टैंडर्ड के अस्पताल बनाए गए हैं। वहाँ डॉक्टर्स है, वहाँ अच्छे स्किल्ड वर्कर्स है, टेक्नीशियंस है, कुछ जगह पे एक्सरे मशीन्स है, कुछ जगह पर मैं समझता हूँ कि गायनेक का वार्ड देखेंगे, वहाँ ऑपरेशन भी होते हैं, फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन होते हैं। मेल्ट्रॉन, ज़मीर कादरी साहब को मैंने इनविटेशन भी दिया था मेल्ट्रॉन के इनाग्रेशन के उस दिन का, सभी कारपोरेटर को हमने उसमें इनवाइट किया था। मेल्ट्रॉन आज मराठवाड़े में सबसे अच्छी फैसिलिटी वाला हमारा एक 250 बेड वाला एक अस्पताल है, वो कॉरपोरेशन के माध्यम से शुरू है। उसको गवर्नमेंट ने, पालक मंत्री साहब ने, सुभाष देसाई साहब ने उसको पूरा एमआईडीसी से एक बड़ी इमारत लेके बनवाया है। आज कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ कॉरपोरेशन के अस्पताल नहीं है, और सबसे ज़्यादा फैसिलिटी कॉरपोरेशन हेल्थ सर्विसेज में दे रही है, और निश्चित ही इसका फ़ायदा भी सभी नागरिक ले रहे हैं। इससे मैं खुश हूँ। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि आपने बताया कि कारपोरेशन जो है तो एक्शन ले रही है और काम कर रही है, अलग अलग जगह पे दवाखाने बना रही है। आपने कहा कारपोरेशन में पिछले 25 साल से शिवसेना है, ठीक है, लेकिन ये 1 साल से कारपोरेशन में कोई सरकार नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई इलेक्शंस नहीं हुए। तो इन दिनों जो औरंगाबाद के अंदर सिटिंग हमारे जो है तो कलेक्टर है, जो है तो हमारे कारपोरेशन के कमिश्नर है, एसपी मैडम है, पुलिस कमिश्नर है, ये तीनों चारों मिलकर जो हर 8 दिन को बैठकर एक लॉकडाउन ये घोषित करते हैं, ये लोक प्रतिनिधि को इसमें बुलाया नहीं जाता है। मुझे नहीं पता आप खुद कितने मीटिंगों में मौजूद थे, लेकिन जब लोक प्रतिनिधि को इसमें बुलाया ना जाए और जनता पे जो है तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन थोपा जाए, इसलिए आप इसको किस नज़रिए से देखिए, ये बेहतर है क्या गलत है? एक तो सबसे पहले मैं तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर साहब का तहे दिल से अभिनंदन करूंगा, उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा। एक अच्छी तरीके से कॉरपोरेशन के सभी उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से काम कर रहा है। ना कि हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि सभी पूरा हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सिटी नियर हो गए, चाहे टाउन प्लानिंग के हो गए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स हो गए, सभी लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे टीका लगाने का काम है, जो लसीकरण जिसको कहते हैं हम, कोरोना प्रतिबंधात्मक लस जिसको कहते हैं वैक्सीन, उसका भी काम पूरे मराठवाड़े में सभी तरीके से अच्छी तरह से हमारे शहर में चल रहा है। इसका पूरा श्रेय हमारे कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को जाता है, और वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। रही बात कोऑर्डिनेशन की, लॉकडाउन के बारे में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे भी नज़र आई। कलेक्टर साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल के डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा आपातकालीन व्यवस्था के वो प्रमुख है। जैसे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने सुबह एक ट्वीट किया कि लॉकडाउन लगने वाला है, कलेक्टर साहब छुट्टी पे थे 7 मार्च को उन्होंने ज्वाइन हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका डिसीजन हम सभी मिलकर लेंगे। तो वहीं नज़र आया कि कुछ इनमें डिफरेंसेस है, लेकिन बाद में सभी एसपी मैडम, कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बैठ के एक डिसीजन लिया, और कुछ लॉकडाउन में तब्दीली लाकर एक अलग तरीके का लॉकडाउन, जैसा वीकेंड में लॉकडाउन डिक्लेयर किया, और बाकी
रात में 8 से सुबह 6 बजे तक का जो कर्फ्यू था, जमाबंदी था, वो लागू किया। लेकिन लॉकडाउन जैसा सभी पूरे इसमें समाज के हर फैक्टर ने उसको विरोध किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन लगाने की हमारे पे ये नौबत क्यों आई, लॉकडाउन लगाने का हमारे को क्यों डिसीजन लेना पड़ा, इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हैं। जैसे हम कड़क निर्बंध लगाएंगे, कड़क शासन करेंगे तो निश्चित ही कोरोना कंट्रोल में आएगा। सभी का एक ही दिल से इच्छा है कि कोरोना कंट्रोल में लाना, चाहे लॉकडाउन का लगा करो, चाहे उसके निर्बंध कड़क लगा करो, लेकिन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। सभी ने एक जगह आकर, कुछ अलग अलग संस्था संगठन उसको विरोध कर रही है, उनको भी विश्वास में लेना चाहिए। जैसे कोरोना समिति नगर विकास मंत्रालय से एक स्थापित की गई थी 29 अप्रैल को, जब बॉडी डिजॉल्व हुई तब उसके मेंबर जमीर कादरी साहब, मैं स्वयं, हमारे 5 पदाधिकारी, गठनेता सभी है। ये कोरोना समिति शासन ने खास तौर पे नियुक्त की, जिसको इस्टेब्लिश की, इसके माध्यम से सिटी में कंट्रोल होना चाहिए कोरोना पर। लेकिन दुर्भाग्यवश कहते हुए मुझे थोड़ा सा खेद होता है कि इसकी मीटिंगें वंस 15 दिन में एक बार होनी चाहिए, जो कि पिछले 3-4 महीने में नहीं हुई। हमें विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि हम फील्ड पर रहते हैं, हर एक की समस्या हमको पता है, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, कहाँ इसमें सुधार करना चाहिए, कहाँ इसमें बदल करना चाहिए। निश्चित ही हमारे सुझाव का कमिश्नर साहब स्वागत भी करते हैं और अमल में भी लाते हैं। लेकिन पिछले 2-3 महीने से इसकी मीटिंग हुई नहीं। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि सभी पार्टी के लोगों को, सभी पार्टी लीडर्स को बुलाकर कोरोना समिति की फिर से एक बार मीटिंग लीजिए, और मीटिंग जल्दी होंगी और कोऑर्डिनेशन जल्दी एक दूसरे में रखा जाए। यानी कहीं ना कहीं आप इसमें सहमत है कि भाई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, काम करने वाले हैं, तो इनके लिए कोई अल्टरनेट आप सहूलतें दें। ये नहीं हो कि आप ओवरनाइट रात में अचानक से 10 बजे रात में ये कर दें कि 3 हफ्ते का लॉकडाउन हो। जो लोग रोजंदारी काम करते हैं, मतलब रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए क्या है? तो एक बड़ी तबका जो है पिछले साल भर से ऑलरेडी सफर हो रहा है फाइनेंशियली, और फिर अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो उनके लिए आप कुछ सहूलतें नहीं करते हैं, और सडनली अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो उनके लिए वैसे भी भूखमरी हो जा रही है। लोग मतलब कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे इस बात की गारंटी तो नहीं है, लेकिन भूख से मरेंगे। तो ये बेसिक सवाल है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि लॉकडाउन लगाए तो लगाए जरूर, लेकिन उनके लिए सहूलतें दे, उनके लिए कोई फाइनेंशियल पैकेज दे, आप पैसे दे, उनको कुछ सहूलतें दे। अगर ये करती है गवर्नमेंट तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस बात की कैपेबल नहीं है या नहीं करना चाहती तो हमारा अपोज रहेगा। एक बात है, ये तो नहीं है, जान है तो जान है, जैसा साहब ने, खिजर साहब ने भी एग्री किया। अगर बचेंगे तो ही लड़ेंगे, तो ही समझो बिजनेस चालू रहेगा। साल भर में लॉकडाउन था, किसने अपोज किया? सारी एनजीओज ने किट्स बांटे हैं, लोग रोड पर थे, कम्युनिटी किचन चलाया गया, लोगों ने जितनी हैसियत थी उससे कहीं ज्यादा पैसा लगाया, सही है। वो अब नहीं दिख रहा है। नहीं, सुनिए ना सर, 14 महीने के अंदर हम 13 महीने देखेंगे तो लोगों ने कोऑपरेट किया है गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है किसी ने भी। मैं समझता हूँ कि अगर औरंगाबाद में सबसे पहले और लॉकडाउन के खिलाफ मोर्चे की बात हुई है तो पूरे हिंदुस्तान में ये पहली आवाज है। लोगों ने तो ब्लाइंडली कहा कि ठीक है, जान है तो जान है, इसलिए भाई ठीक है, जैसा भी है जी लेंगे। लेकिन कब तक? 14 महीने के अंदर भी अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे और फिर खाली अगर यही बोलेंगे कि अल्टरनेट आप लॉकडाउन ही है, तो जाहिर सी बात है कि बात गलत है। औरंगाबाद इसके अंदर लेकिन ये कोई मानव निर्मित तो समस्या नहीं है ना। लेकिन ये किसी ने, किसी पार्टी ने लाया क्या कोरोना, या गवर्नमेंट ने कोरोना लाई क्या? जबकि हमारे बारे में तो ये कहा गया कि तबलीगी वालों ने लाया, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं कुंभ के अंदर नहीं ना, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं ना, तो मैं ये बोलता हूँ, ये पिछले मतलब आपको याद होगा कि औरंगाबाद के अंदर शुरुआत के अंदर मुस्लिम इलाकों के अंदर काफी केसेस बढ़ गए हैं, खास करके आसिफिया कॉलोनी और बिस्मिल्लाह कॉलोनी। आप तो मेयर थे, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं कि आप भले ही शिवसेना में हो लेकिन कितने सेकुलर माइंड के हैं। घोड़ेला साहब को हम एक मुद्दे से पहचानते हैं, तो साहब से हमारे को दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि औरंगाबाद के अंदर जैसे मुस्लिम इलाकों के अंदर केसेस बढ़े हैं, एक औरंगाबाद के सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने एक फेसबुक पोस्ट की और लिखा कि मतलब औरंगाबाद के जो लोग हैं ना, तो वो लोग जो है बहुत जाहिल किस्म के लोग हैं। संभाजी नगर वालों, आप संभल के रहे। मतलब क्या कर रहे हैं आप? क्रिमिनल एंगल ला रहे हो। आप देखिएगा तबलीगी जमात को कितना बुरी तरीके से टारगेट किया गया है।
उसके बाद ये सारी कम्युनल एंगल लाए गए हैं, जबकि आप जैसे घोड़ेले साहब ने कहा कि नहीं ये तो मानव निर्मित ही नहीं है, किसी पार्टी ने निर्मित नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जब टारगेट करने की बारी आती है तो किसी ने नहीं बख्शा है। जबकि हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे, गवर्नमेंट ने पुलिस ने इनको बलि का बकरा बनाया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट किसकी थी, ऊपर भी नीचे भी हम जानते हैं। नहीं ये तो लेकिन भले ही आप ना बोले कि मानव निर्मित ही नहीं है, हम मानते नहीं है। तो और कोरोना लेकिन कोरोना ये बात आती है, कोरोना जो हो रहा छोड़ता है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कोई पर्टिकुलर समाज के है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं है आज ना। देखिए ना, आज देखिए 26 अच्छा। कंटेनमेंट जोन है सर, सिर्फ 2 जो है मुस्लिम इलाकों के अंदर, नहीं। लेकिन हमने कभी नहीं कहा। और लॉकडाउन हमने सिर्फ कभी नहीं कहा लॉकडाउन सिर्फ हम कोई लोग जो है नहीं केयरफुल किधर साहब, या हम दूसरे वकील साहब, प्रॉब्लम्स में हो वकील रहे साहब हैं। एक बात मुझे बताओ, लॉकडाउन किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाया जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा सोच के कोई गवर्नमेंट हमने में कभी नहीं ना, पर्टिकुलर लोगों की बात ही नहीं करी सर। हमने अगर मजदूर की बात की तो वो सारे मजदूर हैं, सारे हमने मजदूर हैं गरीब ना। लोगों की बात की तो सारे गरीब हैं। हमने अगर काम करने वाले लोग की बात की है तो सारे लोगों की बात है। हमने कभी ये कोई बोल ही नहीं सकता है। नहीं, लेकिन जब ये बात ठीक है क्या, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये तो बिल्कुल ऐसे करना ही इसमें हम चाहिए। हाँ ऐसे इसमें हम मोर्चे निकालेंगे, ऐसे इसमें हम आंदोलन करेंगे, ऐसे इसमें हम कहेंगे कि मत लगाओ मास्क, कुछ भी नहीं होता, ये बातें आपका एग्री है क्या? सर हमने तो किया ही नहीं है। हम नहीं, जिसने किसने किया? पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ही करते थे। जिसने किसने अब किया? आप देखिए बंगाल के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं, लाखों की गैदरिंग कर रहे हैं सर। नहीं तब वो उनका, मैं क्या बोलता हूँ, आपको यहाँ तो कुछ अब वो तो नहीं है, हमने तो किया नहीं है। हमने खाली कॉल किया था कि मोर्चा होगा, लेकिन हुआ नहीं है। होता तो शायद पूरे नॉर्म्स फॉलो करके ही होता। कैसा होता है? नहीं करते थे ना सर। आप 500 लोग जो जश्न मना रहे थे उनको नहीं कंट्रोल कर सके तो पूरे मोर्चा वालों को क्या कंट्रोल कर? अभी मुद्दा मोर्चे का नहीं है साहब। अभी मुद्दा जो सर पर लॉकडाउन है, अभी 21 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र पे होना है, ये सर पर है, ठीक है। नंद कुमार घोड़ेल साहब ने कहा कि किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर हम किसी किस्म का, ना तो किसी पर्टिकुलर आदमी को जो है तो क्वारंटीन किया जाता है, ना ही लॉकडाउन, एक एरिया के अंदर लॉकडाउन है, ठीक है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों राजेश टोपे साहब का एक बयान ये आता है वैक्सीनेशन के ताल्लुक से कि मुसलमान वैक्सीनेशन का जो तो विरोध कर रहे हैं, ये नहीं ले रहे। तो यहाँ पर देखिए औरंगाबाद के अंदर गालिबन 80 to 85% लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, और औरंगाबाद में 80 to 85% लोग मुसलमान नहीं हैं। इसी तरह पूरे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो मैं समझता हूँ शायद हुकूमत उसको बताने के अंदर जो है तो कामयाब नहीं रह सकी कि वैक्सीन के फायदे क्या है, क्योंकि हर कोई आम आदमी डरा हुआ है साहब, मुसलमान नहीं डरा हुआ है। तो ये ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? राजेश टोपे साहब आपके जो है तो मिनिस्टर है, हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर एक तो राजेश टोपे साहब ने इस तरीके का बयान मैं समझता हूँ क्या नहीं होगा। मुस्लिम समाज के लोग भी आज वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, इसका गवाह मैं, क्योंकि मेरे एरिया में विटखेड़ा में एकता नगर है, उस हमीदिया गार्डन है, हमीदिया पार्क है, ऐसे बड़े बड़े पॉकेट्स है जहाँ हमारे मुस्लिम भाई वो भी लाइन लगाकर वैक्सीनेशन करवा ले रहे हैं। और ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। निश्चित ही एक अवेयरनेस आया हुआ है, हर एक को अपने जान की फिक्र है, हर कोई सोच रहा है कि वैक्सीनेशन से लेने से मुझे कोरोना नहीं होगा, कोरोना यदि हुआ भी तो मेरे जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ये जब विश्वास हम दिलाएंगे तब निश्चित ही इसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी। मुस्लिम समाज में रहो चाहे कोई समाज में रहो, आप जैसे कह रहे हैं परसेंटेज कम है, ज़रूर परसेंटेज कम है, इसमें एज लिमिट एक कारण है। दूसरा, लोगों को हम जब ये बात समझा कर बोलेंगे, इसके फ़ायदे समझा कर बोलेंगे तो निश्चित ही इसमें भी नंबर्स परसेंटेज बढ़ जाएगा और वैक्सीनेशन की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपने वैक्सीन की बात, एक मिनट खिदर साहब, तो मैं ये जानना चाहूँ कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोरोना पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही? जहाँ पर बीजेपी के एरिया नहीं है वहाँ पर जो है तो कोरोना जोर पर है, हमको वैक्सीन तक नहीं दिया जा रहा है। उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन दो, हमारे पास किल्लत है, पूना के अंदर इतने मरीज है, हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो ये कहीं इंडिया लेवल के ऊपर एक पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही साहब? निश्चित ही गुजरात में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन का जो भी ये रहता है किट, सबसे ज़्यादा गुजरात में भेजे गए जी। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन गुजरात से ज़्यादा है। अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो महाराष्ट्र में निश्चित ही भेदभाव हो रहा है, महाराष्ट्र के बारे में भेदभाव हो रहा है। और पॉलिटिक्स कैसा करना ये भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को जो केंद्र में बैठे हैं उनको भी अच्छी तरह मालूम है, और हमारी बदनामी कैसे करना हुकूमत की ये भी यहाँ क्या रोज़ अगर हम चैनल खोलते हैं तो सिर्फ बदनामी बदनामी बदनामी। लेकिन कोई ऐसा रास्ते में रोड पर दिखा क्या कि नहीं मैं वैक्सीनेशन कैंप के ऊपर जाऊंगा, 100 लोगों को लेकर आज वैक्सीनेशन करवाऊंगा, आज मैं इस पे जाऊंगा
कोविड सेंटर पर, वहाँ मरीजों की क्या हालत है वो जाके पूछूंगा। ये नहीं सिर्फ जाकर एक आरोप करना, बदनाम करना और इसमें पॉलिटिक्स लाना, ये पॉलिटिक्स वाला ये माहौल नहीं है। ये आज की जो सब हम हालात देख रहे हैं, ये पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। आज हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी अपील की है, सभी पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग है और सभी को कहा है कि सब मिलकर, अगर महाराष्ट्र में सभी मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना को हराएंगे। कोरोना के साथ की हम जंग, कोरोना के अगेंस्ट हम जंग जीतेंगे। नहीं, ये बात तो हकीकत है। और कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की जो एक सरकार पिछले मतलब जब से आई है तब से कोरोना काल चल रहा है और बड़े अच्छे से संभाला है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। लेकिन कई जो छोटे छोटे फेलियर है ना साहब, हमको इसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। खिजर पटेल साहब, जो सवाल मैंने साहब से किया कि ये कोरोना पॉलिटिक्स तो नहीं है एक नेशनल लेवल पर, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? ये डेफिनेटली है। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये क्या है कि अभी देखिए जैसे गुड़ेले साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन जो देना है, जैसे महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है, गुजरात की 6 करोड़ है, लेकिन आपको मालूम के लिए दोनों को उतना ही दिया गया है। उसके बाद अब ये बोला गया है कि हमको वैक्सीनेशन दीजिएगा, हमारे को जो डोजेस चाहिए। तो उन्होंने मतलब जावड़ेकर साहब मिनिस्टर होके, ठीक है, उन्होंने खुद आके कह रहे हैं कि नहीं आप लोग जो है ना सबसे ज्यादा वेस्टेज कहीं महाराष्ट्र में है कि डोज का वेस्टेज इन लोगों ने नहीं किया है, जबकि हकीकत नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसा नहीं बताते हैं। हम टॉप 10 में भी नहीं है, हम टॉप 10 के नीचे है। बहुत नीचे ज्यादा वैक्सीनेशन करने में हाईएस्ट नंबर ऑफ कोई है तो महाराष्ट्र है, जिसकी WHO ने भी उसकी दखल लिया है और ये कहा कि नहीं महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर फिगर्स भी हम लोग सही बता रहे हैं। अब देखिएगा ना, अभी गुजरात के अंदर हार्डली 10,000 भी केसेस नहीं आए, लेकिन कल से वहाँ की जो सिचुएशन है त्राई है। मतलब भावनगर है, अहमदाबाद है और सूरत है। यहाँ पे तीनों में हाल ये है कि पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ दीजिएगा, कैंपस के अंदर 40-40 एम्बुलेंस खड़ी है सिर्फ 10,000 केसेस में। उसके कंपैरिजन में महाराष्ट्र में देखिएगा तो खाली पुणे में 12,000 केसेस पर डे निकलते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स नहीं है। औरंगाबाद के अंदर 1400 केसेस पूरे निकल रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग उसको कोप अप कर रहे हैं। ये अचीवमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि हम लोगों ने मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर बहुत अच्छा काम किया और काम कर रहे हैं कंपेयर टू अदर स्टेट। उसके बाद भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये चाहते हैं, मतलब मैं तो यहाँ तक जाता कि मतलब बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि वो 1.5 साल से गवर्नमेंट में नहीं है और फिर से किसी ना किसी तरीके से वो बाय हुक एंड क्रुक जिसको कहते हैं ना, वो वापस आना ही चाहते हैं। तो किसी ना किसी चीज को आप देखिए ना कि होता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक छोटा सा ऑर्डर होता है, अनिल देशमुख साहब को 1:05 को 1:10 को नेशनल मीडिया के साथ फडणवीस साहब इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये सब क्या है? मतलब आपको इतनी अर्जेंसी कहाँ से आती है? पूरी चैनल्स पहले से शटअप कैसे करके बैठते हैं? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है महाराष्ट्र। तो तमाम बातें हमने की, हमने नेशनल लेवल पे भी बातें की, हमने महाराष्ट्र लेवल पे भी बातें की, मैं समझता हूँ हमने शहर के लेवल पे भी बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। क्या बात? चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, किसी भी मजहब का, किसी भी मसलक का, किसी भी पार्टी का आदमी हो, वो ये कह रहा है कि एहतियात बरती जाए, मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और जो है तो तमाम चीज़ें हर कोई कह रहा है। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर जब लोग डर के अंदर होते हैं तो उसको जो है तो परमात्मा से, भगवान से, खुदा से करीब होने का वक्त होता है। और ऐसे टाइम पर हम जो है तो उनको भगवान से, परमात्मा से, अल्लाह से दूर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन तब जब भी हम घोषित करते हैं तो हम सीधा ये कहते हैं कि धार्मिक स्थल सारे बंद रहेंगे। तो इसके ऊपर आपका, मैं समझता हूँ एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन का मैं यहाँ पर ओपिनियन जानना चाहूँगा कि धार्मिक स्थल बंद होना चाहिए? जहाँ पर गर्दी होगी, जहाँ पर कोरोना का फैलाव ज़्यादा होगा, ऐसे सभी जो भी धार्मिक स्थल रहने दो, थिएटर्स रहने दो, जैसे ड्रामा थिएटर रहने दो, सिनेमा थिएटर रहने दो, सभी बंद करने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। और ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ने किसी मंदिर खुले रहेंगे मस्जिद बंद रहेंगे, या मस्जिद खुले रहेंगे मंदिर बंद रहेंगे। ये सभी के लिए एक ही नहीं, चर्च भी बंद किए, सभी बंद किए। भगवान से दूर, भगवान हमारे दिल में है। भगवान को यदि हम दिल से मानते हैं तो अपने में भी भगवान है। मैं समझता हूँ कि अपने आप को खुदा मानो, अपने आप को भगवान मानो और उसकी सेवा करो। निश्चित ही ऊपर वाला इससे एक अच्छे आपको सेहत देगा, अच्छे आपकी तमन्ना पूरी करेगा, आपको आपकी जो भी ख्वाहिशें पूरी करेगा। इसीलिए मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन लेना, और कुछ कारण के वश मंदिर बंद हो गए तो बुरा किसी ने भी नहीं माना, उसका स्वागत किया। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भी पॉलिटिक्स लाए, मैं जाकर मंदिर खोलूँगा। क्या ज़रूरी थी? मस्जिद खोलना, मंदिर खोलना, ये कोई बहुत बड़ेपन की बात थी?
सभी बंद थे, हमने स्वागत करना चाहिए, हर पॉलिटिशियन ने इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी विरोध क्यों? क्या विरोध करने की बात थी? जब गवर्नमेंट ने जब गाइडलाइन फिक्स किए थे हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च को बंद करना चाहिए, तो उसका हमने स्वागत करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने इसमें भी पॉलिटिक्स लाए और आप बोल रहे हैं कि भगवान को दूर किया। भगवान को दूर नहीं किया, भगवान अपने दिल में है और जिसको मानो उसमें भगवान है। ये समझकर मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के पीरियड में मंदिर, मस्जिद, चर्च बंद रखे, इसका सभी ने स्वागत किया और किसी को बुरा नहीं लगा। कुछ लोग ने इसमें पॉलिटिक्स लाए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए ये इशू बनाए, इसके लिए भी आंदोलन किए। और मैं समझता हूँ जो गलत हुआ, जहाँ भी पब्लिक जमा किए, जहाँ भी सब गवर्नमेंट का कुछ जो गलत डिसीजन है उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ अगर हम विरोध करते हैं तो मैं समझता हूँ ये गलत है। अच्छा, खिजर पटेल साहब का इसके ऊपर क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि जो बीमारी आती है अल्लाह ताला की तरफ से आती है, भगवान की तरफ से आती है। वही बीमारी देता है, वही अच्छा करता है ना। कोई बीमारी कभी बगैर मतलब उसके हुक्म के नहीं होती। और मस्जिदें हैं, इबादत गाहें जितनी हैं वहाँ पर उस हमारा कनेक्शन तो उस अल्लाह से होता है। और अगर हम वहाँ जाएंगे, अपनी मांगेंगे उसकी, मतलब हम वैसे तो मुसलमान ये समझते हैं कि भाई हमारे अपने गुनाहों का खमियाजा होता है ये सारी वबाएँ, बीमारियों का आना वगैरह, तो हम अल्लाह ताला से रुजू करेंगे, हम अपने आप की माफ़ी तलाफ़ी करेंगे। अल्लाह ताला हो सकता है कि मतलब उसकी बदौलत ये जो बीमारी है इसको ख़त्म कर दे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में हम तो अल्लाह ताला से हमारे कनेक्ट रहे, और इसका सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है मस्जिद है। मस्जिद के शुरू के अंदर जहाँ पे सारी मस्जिदें बंद कर दी गई, सारी इबादत गाहें बंद कर दी गई, लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। घोड़ेले साहब ने कहा कि भाई कुछ लोगों ने इसको भी पॉलिटिकल इशू क्रिएट किया, लेकिन मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ कि देखिए शुरू में किसी ने नहीं किया। जब ऐसा हुआ है कि सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, मॉल्स खोल दिए गए, मार्केट खोल दिए गए, शादियाँ ब्याह चालू हो गई, हर पब्लिक जब ग्राउंड में बहुत ज़्यादा हर मामलात में लोग आने शुरू हो गए, तो सवाल ये हुआ कि आपने हर चीज़ खोल दी है तो फिर मंदिर मस्जिद क्यों बंद है? तो उसके बाद ये सवाल किया गया कि भाई मंदिर भी खोल दी जाए, मस्जिद भी खोल दी जाए। वरना अगर समझो एक मुस्लिम एमपी है, ये कहता है कि सिर्फ मस्जिदें खोलो, तो घोड़ेले साहब भी कहते हैं कि आप सिर्फ मतलब एक मजहबी बात कर रहे हो। तो उन्होंने ये किया कि नहीं, मंदिर भी खोले, मस्जिद भी खोले, चर्च भी खोले। उसके बाद मतलब उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। जब आपने पूरे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए तो फिर ईद पे हटाने में क्या हरकत था? इशू वो था। दूसरी बात ये है कि देखिए मस्जिदों के अंदर अभी भी फिलवक्त जो है हालात, फिलवक्त के जो हालात है उसके अंदर आप जो है 50 लोगों की शादी में लोग अलाउ करते हैं, जो लोग मरते हैं उनके 20 लोग अलाउ करते हैं कि 20 लोग उसके अंदर जाए। तो फिर क्या वजह है कि आप मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर सिर्फ 5 लोग ही बोलते हैं? भाई उसकी तादाद बढ़ाइए ना, 50 लोग कीजिएगा, 100 लोग कीजिएगा, और ये बोलिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कीजिए आप। और वहाँ पर कौन पालता है? कौन रिस्ट्रिक्शन पालता है? बोलो ना मुझे। कोई नहीं पालता साहब। नहीं, आप अगर नहीं मानते, नहीं रिस्ट्रिक्शन पाल, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी हम लेंगे। नहीं, कोई नहीं लेता साहब जिम्मेदारी। कोई नहीं, बोलना आसान है, जिम्मेदारी हम लेंगे, बोलना आसान है। मस्जिदों से बज़ाब्ता ये बोला जाएगा कि नहीं, जो बीमार लोग हैं वो मस्जिद में नहीं आए, जो सेहतमंद है वो लोग आए, सोशल डिस्टेंसिंग लेकिन फॉलो हो। आपको बाकी लोगों की चिंता नहीं है क्या? भाई हम क्या कह रहे हैं, समझो उसमें 50 में एक पॉजिटिव है तो पूरे 50 पॉजिटिव करना है क्या? शादी के अंदर 50 लोगों की क्यों हो ना, हो ना, सभी ने सजा भुगते ना इसकी। आज भी गवर्नमेंट इजाजत, सभी ने सजा भुगते। हमारा एक सहकारी रावण आमले, जिसके यहाँ खुद के यहाँ एक एंगेजमेंट थी, उस एंगेजमेंट में बड़े पैमाने पे लोग जमा हुए, जिसमें से खुद रावण आमले को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज लोग 50 इजाजत दे रहे हैं ना आप। आज नए जो नोटिफिकेशन, जो नए ऑर्डर से उसमें भी 50 लोग की परमिशन है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? इसको एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट करके ही उसको छोड़ेंगे। सब देखो ना नए रूल में देखो ना, अब मंदिर मस्जिद में आने वाला का आरटीपीसीआर करके आएगा, एंटीजन टेस्ट करके आएगा। नहीं है साहब आज नए नियम आ गए, अब देखो ना उसमें। बिल्कुल। ये इम्प्लीमेंट कितनी जगह हो रहा है? अगर आप कह भी रहे हैं कि ये नए ऑर्डर्स है, तो ये कितनी शादियों के अंदर हो रहा है और कितनी जगह रुक गए ना, अपने आप रुक गया ना। मामला अपने आप रुक गया। जो 50 लोगों का समझो एंटीजन करेगा, उन्हीं लोगों को शादी में परमिशन मिलेगी। ऐसा नया रूल भी आ गया है, उसका जो अमल है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन साहब जो बोल रहे हैं मंदिर में हमने कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, मंदिर में आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इसके जो भी इफेक्ट्स है फिर कोरोना फैलाव में होंगे। और गवर्नमेंट ने सोच समझ कर डिसीजन लिया है, मैं समझता हूँ इससे हमें एग्री होना चाहिए। अच्छा, ये आपने कहा चलो ठीक है, अगर ये कही जाए कभी भी लॉकडाउन की अगर बात होगी तो बंद सबसे पहले धार्मिक स्थल होंगे, लेकिन खुलेंगी सबसे पहले वाइन शॉप्स। तो ये जो एक मुअम्मा बना हुआ है, ये क्या मामला है? खुलने के लिए पहले वाइन शॉप है और बंद होने के लिए धार्मिक स्थल।
नहीं नहीं, सभी को नियम एक जैसा है। वाइन शॉप और मंदिर मस्जिद के एक अलग निकष है, वाइन शॉप के अलग निकष है। रही बात वाइन शॉप के बारे में, लोगों की भी भीड़ जो है तो वाइन शॉप कर जैसा हम देखते हैं, कभी नहीं मिला तो खुल गया तो ऐसा टूट कर पड़ते हैं जैसा ये अभी अगले साल भर मिलने वाला नहीं है। लोगों ने भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैं किसी के शौक के बारे में या किसी के इसके बारे में उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आप जैसा मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, पब्लिक ने अपने आप पे कंट्रोल लाना चाहिए, चाहे मंदिर में जाने के लिए हो चाहे वाइन शॉप पे जाने के लिए हो। अगर खुद के दिल के अगर ऊपर हम काबू रखते हैं तो निश्चित ही कोरोना के विरुद्ध की जंग हम जीत सकेंगे। देखो हम लोगों को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो मतलब रिस्ट्रिक्शन है मजहबी मामला के अंदर या इसमें भी पार्शलिटी है। अब देखिए ना, मस्जिदें बंद है, तबलीग की जमात मरकज़ आज तक खुला नहीं है, कुंभ के अंदर लाखों लोग हैं। पिछले दिनों वाराणसी के अंदर जो होली का त्यौहार हुआ है, लाखों लोगों ने त्यौहार कोई एफआईआर नहीं होती है, कोई मसला नहीं होता है, लेकिन तबलीगी जमात को आपने झंडे पे चढ़ा दिया है, मस्जिदें बंद हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये पार्शलिटी भी होती है। भले ही मेरे सब कितना भी वो करे, डिफेंड करे, ये बोले कि नहीं होता है, लेकिन आप देखिए ना खुले एग्जांपल्स है। जैसा आपने कहा कि भाई इसकी वजह से जो है इनके कामले साहब का डेथ हो गया है, शादी के अंदर हुआ, मस्जिद के अंदर लोग आएंगे, तो फिर वो लोग जो लाखों लोग आ रहे हैं होली मनाने के लिए, वो लाखों लोग जो कुंभ मेला, वो क्या कर रहे हैं? वो तो सुपर स्प्रेडर है ना। फिर वो तो स्प्रेडर है, क्यों नहीं है? क्यों एक तरफा फिर हमारे स्टेट में नहीं है ना, ये हमारे स्टेट में नहीं है ना। स्टेट भारत अलग तो नहीं है ना हमारा। नहीं, भारत के बाद हम लोग अपने महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, और निश्चित है आपने जैसे बंगाल का ये किया, झारखंड का, सभी जहाँ 4-5 स्टेट में इलेक्शन चालू है अभी कल पंढरपुर के अंदर देखिएगा बाईपोल इलेक्शन हो रही है। अभी परसों के दिन हमने तो आप देखेंगे ना, अजित पवार साहब ने, जयंत पाटिल साहब ने, सबने बोले कि मैं, अलग चीज है, लेकिन गैदरिंग तो हो रही है ना सर, आपकी गवर्नमेंट है, गैदरिंग तो हो रही है। तो उन पे ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ क्या? कहाँ हुआ? हुआ ना। किस पर हुआ? अजित पवार, पंढरपुर, जयंत पाटिल साहब। नहीं, अजित पवार साहब ने खुद ने बोले, जिसने उनको चिट्ठी लिखी थी कि आप मास्क नीचे लगाकर आप आपका स्पीच दीजिए, साहब ने उसको किस तरीके से आपने जवाब दिया आपने सुना होगा। अजित साहब ने तो बगैर मास्क के दिया ना सर, इंटरव्यू दिया, नहीं इंटरव्यू दिया, जयंत पाटिल साहब ने बगैर मास्क के इंटरव्यू दिया। नहीं, अच्छा, गैदरिंग हो रही है, नहीं, ये हमारे स्टेट में हो रहा है। ये देखो, अलायंस की जो गवर्नमेंट है, सभी मिनिस्टर, सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी वर्कर उसका पूरे यहाँ पालन कर रहे हैं। निश्चित ही हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और जैसा लोग हमारे तरफ देख के करते तो हम ही समाज में अगर हम नियमों का उल्लंघन करेंगे तो लोग हमारा देखकर लोग करेंगे। इसलिए हम पूरी इसकी खबरदारी ले रहे हैं, पूरी तरीके से हम उसका गवर्नमेंट के जो नाम से उसका हम पालन कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि सर, जब सबके लिए आवाज़ उठाते हैं तो कॉमन आवाज़ उठनी चाहिए कि पार्शियलिटी ना हो इस मामले के अंदर। मजहबी मुकामात पे कुछ होता है तो उसके उस मामले के अंदर कार्रवाई करने के मामले में जो है ना पार्शियलिटी नहीं होती। जी, मसला क्या है साहब, सर पर रमज़ान है, रमज़ान आना है, और इसीलिए जो एक मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी नज़र आ रही है ना। एक तो रमज़ान एक ऐसा महीना साल में एक बार आता है, कहीं ना कहीं मुसलमान उस टाइम पर एक लाइन पर होता है कि मस्जिद जाना है, तो रात में तरावी पढ़ना है, 5 नमाज पढ़ना है, रोज़े का एहतमाम, तमाम चीज़ें। और जब ऐसे वक्त में जब एकदम से आप लॉकडाउन घोषित कर देते हैं ना, तो आम आदमी परेशान हो जाता है। वो सहर कहाँ से करेगा, अफ्तार कहाँ से करेगा? 17 से 18 घंटे का उसका रोज़ा होता है, तो वो सहर कहाँ से करेगा साहब? वो कमाएगा नहीं तो सहरी का इंतज़ाम कैसा होगा? आपके मालूमात के लिए मैं भी रमज़ान में 1-2 रोज़े रखता हूँ। बहुत खूब। हाँ, मैं भी रखता हूँ, मैं भी मानता हूँ, मैं भी दरगाह पर जाता हूँ, मैं भी सवारियाँ जो रहती है उसको भी मानता हूँ। मैं किसी धर्म के या किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ। रमज़ान ये पवित्र महीना है, पूरी भावनाएं जुड़ी रहती है। सभी मुस्लिम भाई हमारे, कुछ हिंदू भाई भी रोज़े रखते हैं। निश्चित ही जैसे इन्होंने मस्जिद का महत्व बताया, मैं मंदिर का बताऊँगा, मस्जिद का भी बताऊँगा। लेकिन पिछले साल भी ये हमारे सर के ऊपर कोरोना जैसे एक महामारी का संकट मंडरा रहा था। पिछले साल भी हमने इससे कॉम्प्रोमाइज़ किया। सभी मुस्लिम भाइयों ने घर में नमाज़ पढ़ी, बहनों ने नमाज़ पढ़ी और गवर्नमेंट के निर्णय का स्वागत किया। इस साल भी पिछले साल से बहुत ही गरीब परिस्थिति इस साल है। निश्चित ही मैं समझता हूँ कि परसों के दिन 13 तारीख को गुड़ी पाड़वा है, जो कि हिंदू समाज का नया वर्ष माना जाता है। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती भी 14 तारीख को है। बड़े बड़े त्यौहार है, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भी जयंती जो थी वो भी हमने घर में मनाई। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की भी एक सादे इससे मनाई जाए बोल के गवर्नमेंट का आदेश है। और बड़े बड़े त्यौहार
जो मुस्लिम भाइयों ने भी अपने घर में मनाए, हिंदू भाइयों ने भी घर में मनाए। रमज़ान बार बार आएंगे, भगवान के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी है, हम निश्चित ही भगवान को मानते हैं, सभी समाज आप अपने धर्म को मानता है। इस साल थोड़ा सा अगर समझो कुछ गवर्नमेंट के रूल के साथ चले तो निश्चित ही मैं समझता हूँ ऊपर वाला भी बहुत अपने को दुआ देगा कि नहीं, आपने ये नियम पालकर एक समाज को एक एग्जाम्पल दिया है, एक समाज में एक आदर्श निर्माण किया है, घर में नमाज़ पढ़कर। आखिरी दिन जो कुछ भी पिछले साल जो डील थी इस साल मिलेगी। हम सभी लोग रमज़ान पिछले साल जैसा मनाएं इस साल भी मनाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का रिस्क लेकर अगर हम किसी धर्म के नाम पर ही करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जो धर्म को मानता है ये बात नहीं मानेगा, और सभी लोग एक्सेप्ट करके इस त्यौहार को एक अच्छी तरह से पूरे महीना भर रमज़ान में पूरे भगवान के सामने माथा टेक कर भगवान से यही दुआ मांगेंगे कि वह ऊपर वाला अल्लाह ताला ये कोरोना जो हमारे महामारी जो आई है इसको जल्द से जल्द भगा दो, और सभी हमारे समाज के भाइयों को, पूरे देश के भाइयों को एक अच्छी एक स्वास्थ्य दे, सभी को एक अच्छा एक स्वास्थ्य देकर सभी को लंबी उम्र दे। और मैं समझता हूँ ये पवित्र महीने में हम हमारा मुस्लिम भाई, हर मुस्लिम भाई ये दुआ मांगेगा, और इससे मुझे पूरा विश्वास और मुझे पूरी खातरी है। इस पैनल डिस्कशन का मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर लॉकडाउन लगता है तो महाराष्ट्र हुकूमत जनता के लिए क्या व्यवस्था करने वाली है अनाज की, और जो भी उनके जो है, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप ये पिछले दिनों विरोध देखेंगे ना तो हर कोई ये कह रहा था, चाहे व्यापारी हो, अक्षर और हर कोई, कि भाई हमारी खाने की व्यवस्था कहाँ से। तो अगर लॉकडाउन लगता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इसमें क्या एक्शन होगा? अभी आप देख रहे हैं कि जो शिव भोजन जिसकी मैं समझता हूँ 5 रुपये में थाली मिलती है, गवर्नमेंट ने अनाजों की दुकान पर, राशन की दुकान पर अनाज की व्यवस्था की है। शिवसेना के माध्यम से, कांग्रेस राष्ट्रवादी का मैं नहीं बात करूँगा, शिवसेना के माध्यम से हमारे उद्धव जी जो मुख्यमंत्री महोदय उद्धव साहब, उन्होंने आदेश दिया है जहाँ भी कोई भूखा इंसान दिखेगा तो शिवसेना का कार्यकर्ता उसके पहुंचकर उसकी भूख जो है, उसकी भूख जो भी मिटानी है, निश्चित ही उसको भूखा नहीं सोने देगा और भूखा नहीं रहने देगा। और हमारी शिवसेना, खैरे साहब हो, प्रदीप जायसवाल साहब हो, अमरदास दानवे साहब हो, सिरसाट साहब हो, हम सभी, तनवानी साहब का भी आप देखते हैं कि घाटी में उनका रोज़ कम से कम 1000 से 500 लोगों का रोज़ खाना जाता है। मैंने कम से कम पिछले लॉकडाउन में बहुत से अनाज के किट बांटे। इस समय अगर लॉकडाउन लगता है तो सबसे पहले हम होंगे, शिवसेना होगी, हमारी सरकार होगी, और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, भूखा नहीं उठने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये संकल्प हम कर कर अगर लॉकडाउन लगता है तो निश्चित ही ऊपर वाला हमें ये ताकत देगा शहर के हर इंसान को मदद करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ नंद कुमार घोड़ेले साहब ने कहा कि अगर लॉकडाउन लगता है तो महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना है बहुत सारे काम करेंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम काम जमीन पर भी हमको देखने को मिलेंगे। एमआईएम क्या करेगी, मैं ये पूछता हूँ, समझो ठीक है। जी जी जी। लॉकडाउन देख रहे हैं आप सब, डे 1 से देखिएगा। सबसे पहले जो है किट बांटने में इम्तियाज अली साहब का पूरा रोल कितना आपने देखा है। पूरी जो एमआईएम है वो सड़कों पे थी। फिर उसके बाद किट तो हमने बांटे हैं, लाखों मतलब घरों तक किट और राशन को पहुंचाया है। खुद हम लोगों ने अपने पैसों से अनाज को खरीद के लोगों तक बांटा है, हम जानते हैं। एक बात वकील साहब, एक बात है, नहीं, आपके पार्टी ने भी और हमारे पार्टी ने भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, ये बात तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, आपने देखा है सर, मैं कंक्लूड करूं, आपने देखा है कि यहाँ जो कोरोना का माहौल है, जहाँ पे लोग अपने रिश्तेदार जो है मुंह फेर ले रहे, वहाँ पर यहाँ पर एक मुसलमान बच्चों की एक टीम है जिन्होंने अब तक तकरीबन 200 हिंदूज की बॉडी इस पूरे हिंदू संस्कृति के हिसाब से, उनके जो रस्म होती हैं उस हिसाब से उन लोगों ने उनको जलाया है। घोड़ेले साहब को पता होना चाहिए, होगा भी है, हम लोगों ने वीडियोस भी देखा है, मैंने भी शेयर किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो औरंगाबाद से जारी है कि 200 से ज्यादा बॉडीज अब तक मस्तान साहब, असरार, मोहम्मद असरार और सिराज सैयद वगैरह ये ग्रुप है, हमें गर्व है उन पर, हमें गर्व, हर किसी को गर्व होना चाहिए। और लगे हुए हैं बेचारे, मैं समझता हूँ 200 नहीं उससे ज्यादा है। लेकिन अब और खास बात यह है कि वो पूरी, मैंने ये भी वीडियो देखा है घोड़ेले सर, कि वो लोग जो मटकी होती है ना, वो भी वो जो अर्थी के अतराफ में लेके घूम रहे हैं, बड़ा दाढ़ी वाला मुस्लिम बंदा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई, इनके रिलेटिव्स नहीं है, इनके करने वाला कोई नहीं है तो हम कर रहे हैं।
हमारा मजहब अपनी जगह, लेकिन ये जो मरने वाला है इसके घर वालों ये एक को मिसाल शांति है, मिलती पूरे देश में एक में हमारे शहर में मिसाल है। तो ये औरंगाबाद वालों ने तो किया है, इसमें सबको ही किया है, सेना वालों ने भी किया है, हमारे इमाम वालों ने भी किया है, और हर कोई कर रहा है, और आगे भी लेकिन करेंगे। मदद करने के लिए हम सभी ने एक जगह आकर मदद करना चाहिए, लॉकडाउन रहे चाहे न रहे। आने से पहले हमारी एक मीटिंग हुई है इसी ताल्लुक से कि रमज़ान लगने आए हैं और जब अभी लॉकडाउन लगता है तो दूसरे जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह से हेल्प करेंगे, उसी वहीं से मैं यहाँ पर आया। चलिए मैं समझता हूँ इसी मैसेज के साथ हम जो है तो इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। बहुत बेहतरीन सा एक मैसेज यहाँ से दिया है खुद घोड़ेले साहब ने, खिजर पटेल साहब ने, कि औरंगाबाद शहर एकता और अखंडता की एक मिसाल है। और जो पिछले दिनों औरंगाबाद के अंदर जो नौजवान जो काम कर रहे हैं, जो तदहीद वो तदफीन का काम हो या चिता जलाने का काम हो, ये अलग अलग धर्म के लोगों जब उनकी आखिरी रसूमात पूरा करने का काम हो तो लोग कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने शायद इसीलिए कहा था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हमारे पास मतभेद कोई नहीं है। मैं नंद कुमार घोड़ेले साहब के ताल्लुक से ये कहूँगा कि एक बेहतरीन लीडर मुझे नज़र आए हैं, जो सवालात के जवाबात बड़े अच्छे अंदाज में दिया, और कहीं भी मैं नहीं समझता कि एक घुमाने और फिराने का काम किया है। तो मैं इसके लिए नंद कुमार घोड़ेले साहब को मुबारकबाद देता हूँ। वहीं एक बेहतरीन एडवोकेट और जो एक यहाँ पर इस स्टूडियो के अंदर एक डिफेंस जो करता है अवाम की तरफ से, एक बहुत अच्छा डिफेंस किया खिजर पटेल साहब ने, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कोरोना की जितनी गाइडलाइंस है हमको इसको फॉलो करना होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगाए, सैनिटाइजर का यूज़ करें और एक जगह जमा होने से परहेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तैयब जफ़र, A4U TV से। थैंक यू।